ज्यादातर लोग, मुझे लगता है, सेंसिबल हॉलिडेज पसंद करते हैं। वो शायद कोई बढ़िया सा बीच चुनते होंगे, कोई गर्म जगह जहां कंफर्टेबल चेयर्स हों। ये ट्रिप बिल्कुल वैसी नहीं थी। इसमें ढेर सारी आइस थी और कंफर्टेबल चेयर्स तो बहुत ही कम थीं। असल में काफी टाइम तक कोई चेयर्स नहीं, बस वॉकिंग और वॉकिंग। सच कहूं तो ये सुनने में काफी क्रेजी लग रहा था। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ट्रैवल क्यों? ये काफी लंबा रास्ता है, आप देखो ना। पोल्स बहुत ही एक्सट्रीम जगह हैं। वो ठंडी, रिमोट और डिफिकल्ट हैं। इंसानों को डिफिकल्ट चीजें पसंद आती हैं, ऐसा लगता है। वो कहते हैं कि ये एक ही चैलेंज है, जैसे किसी बहुत ऊंचे माउंटेन पर चढ़ना, क्योंकि वो वहां है, जैसा कि वो कहते भी हैं। हमारा प्लेनेट सच में बहुत गजब का है। नॉर्थ पोल वैसा नहीं है जैसा आप सोचते होंगे। ये एक ऐसी जगह है जहां सब कुछ एक्सट्रीम्स में होता है। एनवायरनमेंट जितना हार्श है, उतना ही ब्यूटीफुल भी। बर्फ और स्नो का ये विशाल फैलाव त्योर तक फैला हुआ है, जो एक ही ऐसा लैंडस्केप बनाता है जो मेस्मराइजिंग भी है और डरावना भी। ये कोई बार्बर शॉप जैसा बढ़िया स्ट्राइपी पोल नहीं है, बल्कि ये बर्फ के समंदर पर एक ही हमेशा बिठलता रहने वाला पॉइंट है, जो करंट्स और हवाओं के साथ लगातार मूव करता और शिफ्ट होता रहता है। वहां कोई हेल्पफुल साइन नहीं लगा होता कि नॉर्थ पोल इस तरफ है। इस बर्फील विल्डरनेस में नेविगेट करने के लिए स्किल, एक्सपीरियंस और काफी हद तक लक की जरूरत होती है। असल में ये शिफ्टिंग सी आइस पर एक ही स्पॉट है। बर्फ तैरती रहती है, जिससे ये एक्सप्लोरर्स और एडवेंचरर्स के लिए एक ही मूविंग टारगेट बन जाता है। इससे नेविगेशन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। रास्ता खोजने के ट्रेडिशनल तरीके यहाँ हमेशा काम नहीं करते और मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। आप अपना टेंट लगा सकते हैं, ये सोचकर कि आपको एक ही स्टेबल स्पॉट मिल गया है, और उठें तो पता चले कि आप थोड़ा और साउथ में पहुंच गए हैं। आपके नीचे की बर्फ लगातार मूव करती रहती है और आपको अपने साथ ले जाती है। या अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो वापस नॉर्थ में। बर्फ की अनप्रिडिक्टेबिलिटी हर एक्सपेडिशन में एक ही सरप्राइज एलिमेंट डाल देती है। ये आपको हमेशा चौकन्ना रखती है, जिसे कहते हैं ना, ऑन योर टोज। हर पल विजिलेंस और एडेप्टेबिलिटी की जरूरत होती है। नॉर्थ पोल तक पहुंचना अपने आप में एक ही एडवेंचर है। ये एक ही ऐसी जर्नी है जो आपकी लिमिट्स को टेस्ट करती है और आपको बेमिसाल एक्सपीरियंसेस देती है। आप बस यूं ही बस टिकट बुक नहीं कर सकते। इस जर्नी के लिए केयरफुल प्लानिंग और प्रिपरेशन की जरूरत होती है। पहले आप एक ही बहुत नॉर्दर्न जगह पर फ्लाई करते हैं। ये तो आपके एडवेंचर की बस शुरुआत है, जैसे कि स्वालबार्ड, जो पहले से ही काफी नॉर्थ में है। ये रिमोट आर्चिपेलागो आर्कटिक का गेटवे है। फिर एक स्पेशल प्लेन आपको और आगे ले जाता है। ये प्लेन्स आर्कटिक के एक्सट्रीम कंडीशंस को हैंडल करने के लिए इक्विप्ड होते हैं। इससे जनरल फन और बीआईएच जाता है। दोस्ती यारी और शेयर्ड एक्सपीरियंसेस इस जर्नी को अनफॉरगेटेबल बना देते हैं। आखिर में हमने सी आइस को पीछे छोड़ दिया। हम जमीन के किनारे पहुंचे। ये नॉर्दर्न कनाडा था या शायद ग्रीनलैंड। हाँ, ठंड तो अभी भी बहुत ज्यादा थी। लैंडस्केप टुंड्रा था। आग बहुत बड़ा, फैला हुआ, बिना पेड़ों का इलाका। जहां तक नजर जाती थी वहां तक फैला हुआ था, जो कि काफी थ्योर था, क्योंकि वहां कोई पेड़ नहीं थे। बस बहुत सारे नीचे उगने वाले पौधे थे और पत्थर, बहुत बहुत सारे पत्थर। आर्कटिक में गर्मियां बहुत कम समय के लिए आती हैं। वो एक्थिम तेजी से आती हैं। छोटे छोटे मजबूत फूल खिल उठते हैं। उनसे एक्थिम सरप्राइजिंग रंग भर जाते हैं। फिर उतनी ही तेजी से वो गायब हो जाते हैं। हमने सीखा कि हर कदम फूंक फूंक कर रखना है। जैसे जैसे हम और साउथ की तरफ बढ़े, चीजें बठेलने लगीं। पहले साइंस तो थे छोटे बौने पेड़। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और सच कहूं तो शायद वो कर भी रहे थे। फिर धीरे धीरे पेड़ और लंबे होने लगे। जल्द ही हम बड़े बड़े फॉरेस्ट्स में थे। कनाडा में बहुत सारे पेड़ हैं, इतने पेड़ की यकीन करना मुश्किल हो जाए। लैंडस्केप और हरा भरा हो गया, वो खालीपन कम हो गया। ये एक अच्छा चेंज था उस सारी सफेदी से। हमें और भी लोग मिलने लगे, पहले छोटे टाउन्स, फिर बड़े वाले। लोग आमतौर पर बहुत फ्रेंडली थे। कैनेडियंस अपनी पोलाइटनेस के लिए जाने जाते हैं। ये बात हमने पाया काफी हद तक सच थी। उन्होंने हमें खाना और रहने की जगह ऑफर की। कभी कभी खाना थोड़ा सरप्राइजिंग होता था। डेफिनेटली एक हॉट शॉवर। सेक्शन 5, हॉट एंड बॉथर्ड स्टीमिंग थ्रू द ट्रॉपिक्स। हमारा सफर दक्षिण की ओर जारी रहा, बिना रुके दक्षिण की ओर। मौसम में साफ बदलाव आने लगा। ठंड कम होने लगी, फिर काफी अच्छा लगने लगा, फिर गर्म, फिर तो पक्का वाला गर्म, और फिर मौसम बहुत बहुत गर्म हो गया और उमस भरा भी।
ऐसी वाली उमस जो बीतन से चिपक जाए। हमें बताया गया, ट्रॉपिक्स में आपका स्वागत है। हमारे आर्कटिक वाले कई परत के कपड़े अब हमारे बैग में एकदम अंतर पैक हो गए थे। उनकी जगह ले ली थी शॉर्ट्स और बहुत हल्के शर्ट्स ने। रेन फॉरेस्ट तो बस कमाल के थे, चारों तरफ बस हरा ही हरा, एकदम हैरान कर थीने वाला। पौधे हर जगह हर चीज पर उग रहे थे। पेड़ इतने ऊंचे ऊंचे थे कि सूरज को भी ढक लेते थे। बेलें उलझी हुई रस्सियों की तरह नीचे लटक रही थीं। हवा में बहुत नमी थी। सेक्शन 6, इक्वेटर पार करना। इक्वेटर पे मस्ती और एस्टर्न स्काइज। यहाँ से हमारी जर्नी एक इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। सच में, जब हम उस इनविजिबल लाइन को क्रॉस करते हैं जो हमारे प्लैनेट को थियो अलग अलग हिस्सों में बांटती है। आखिरकार हम इक्वेटर पहुंच गए। जब हम उस मॉन्यूमेंट के पास पहुंचे जो इस इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल लोकेशन को मार्क करता है, तो एक्साइटमेंट साफ देख रहा था। यह एक इमेजिनरी लाइन है, ऑफ कोर्स, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो सिर्फ मैप्स और ग्लोब्स पर होता है। फिर भी थ्योनिया को समझने में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। आप इसे एक्चुअली जमीन पर देख नहीं सकते। कोई फिजिकल निशान नहीं है, मिट्टी में कोई लाइंस नहीं बनी है। ये एक फैसिनेटिंग थॉट है ना? लेकिन ये एक ही बहुत इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन है। यह 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, नॉर्थ और साउथ की थ्योरी नापने का स्टार्टिंग पॉइंट। यह अर्थ को थियो हिस्सों में डिवाइड करती है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। हर एक का अपना यूनिक क्लाइमेट, कल्चर और इकोसिस्टम होता है। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यह डिवीजन हर चीज पर असर डालता है। वेदर पैटर्न्स से लेकर सिंक में पानी कैसे ड्रेन होता है उस तक। हमें एक मॉन्यूमेंट मिला जो उस जगह को मार्क कर रहा था। वह एक सिंपल सा स्ट्रक्चर था, लेकिन अपनी इंपॉर्टेंस में मॉन्यूमेंटल लग रहा था। हमने फोटोज तो लेनी ही थी। हर कोई इस यूनिक एक्सपीरियंस की यादगार चाहता था। एक पैर एक हेमिस्फीयर में और दूसरा पैर दूसरे हेमिस्फीयर में रखकर, एक पैर एक हेमिस्फीयर में। यह एक फन और सिंबॉलिक जेस्चर था, इस इमेजिनरी लाइन से फिजिकली कनेक्ट करने का एक तरीका। यह एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जैसा लगा। इक्वेटर क्रॉस करना सिर्फ एक ज्योग्राफिकल अचीवमेंट से कहीं ज्यादा था। यह पर्सनल जीत का एक मोमेंट था। अचानक से या ऐसा लगा कि फिर से गर्मी आ गई। इक्वेटर के सूरज की गर्मी एक वेलकम चेंज था उन ठंडे क्लाइमेट्स के बाद जो हमने एक्सपीरियंस किया था, या शायद अभी भी गर्मी ही थी। इक्वेटर के पास वेदर का एक ही जैसा रहना काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है, या शायद सर्दियां आ रही थीं। सीजन्स बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। इक्वेटर आपके टाइम और मौसम के सेंस के साथ खेल जाता है। जब आप बहुत दूर तक बहुत तेजी से ट्रेवल करते हैं, क्लाइमेट और सीनरी में तेजी से बदलाव आपको थोड़ा डिसोरिएंटेड फील करा सकते हैं। इक्वेटर के नॉर्थ में एक मौसम था, वेदर और टेम्परेचर के वह जाने पहचाने पैटर्न्स जिनके हम ऐथे ही हो गए थे। उसके साउथ में बिल्कुल उलटा था। मौसम की बिल्कुल नई तालमेल और क्लाइमेटिक कंडीशंस थे जिनके साथ एडजस्ट करना था। मेरा इंटरनल कैलेंडर पूरी तरह गड़बड़ हो गया था। तेजी से बिठेलते मौसम और इक्वेटर के क्लाइमेट ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि साल का कौन सा टाइम चल रहा है। सेक्शन 7, थ्योनिया उलटी पुलटी, रेगिस्तान, पहाड़ और साउथ की लंबी सड़क। साउथ अमेरिका हमारे सामने आया और उसने हमें दिखाए कई तरह के और सांस रोक तीने वाले लैंडस्केप। सूखे रेगिस्तानों से लेकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक हर रीजन की अपनी एक यूनिक कहानी थी। एक कॉन्टिनेंट जहां बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट थे, जहां एनवायरनमेंट कुछ ही माइल्स में एकदम ड्रामेटिकली बदल सकता था। हम कुछ बहुत सूखे रेगिस्तानों में ट्रैक किया जहां सूरज बिना रुके तेजी से चमक रहा था और लैंडस्केप ऐसा लग रहा था जैसे किसी दूसरी ही थ्योनिया का हो। फॉर इंस्टेंस, चिले का एटाकामा डेजर्ट एक ऐसी जगह है जहां आपको मिलेगी स्टार्क ब्यूटी और एक्सट्रीम कंडीशंस। ये अर्थ की सबसे ड्राई जगहों में से एक है। कुछ एरियाज में तो साल में 1 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। माइलों तक रेत और पत्थर और अजीब स्कल्प्टेड लैंडस्केप्स जो ऐसे लगते थे मानो किसी दूसरे प्लैनेट के हों। और बारिश तो ऑलमोस्ट होती ही नहीं, कभी नहीं। साफ आसमान थ्योर तक फैला रहता था, जो एक स्टार्क कभी न बैठेलने वाला व्यू थीटा था। यह एक हार्श लेकिन ब्यूटीफुल जगह थी जहां सनसेट्स आसमान को ऑरेंज और पिंक रंगों में रंग थीते थे और बंजर जमीन पर लंबी शैडोज पड़ती थीं। उन स्टीमी जंगल से काफी अलग जो बस कुछ 100 मील थ्योर थे, जो लाइफ और वाइब्रेंट ग्रीनरी से भरपूर थे। फिर आए एंडीज माउंटेन्स, एक बहुत बड़ी रेंज जो कॉन्टिनेंट की रीढ़ की हड्डी की तरह फैली हुई थी। एक विशाल रेंज जो कॉन्टिनेंट में नीचे तक फैली हुई थी, उसकी चोटियां आसमान को चीरती हुई और एक जबरदस्त बैरियर बनाती हुई। पीक्स इनक्रेडिबली ऊंची थीं,
कुछ तो 20,000 फीट से भी ऊपर स्नो और आइस से ढकी हुई। शार्प, जैगेड और अक्सर स्नो कैप्ड ये माउंटेन्स उन डेजर्ट से एकदम स्टार्क कॉन्ट्रास्ट थे जिन्हें हमने अभी अभी पार किया था। भले ही हम पोल से और तीव्र थे, हाई एल्टीट्यूड्स हवा में ठंडक ले आए और एक आइसोलेशन का सेंस भी। हम उनके सामने बहुत स्मॉल फील कर रहे थे। हमारे चारों ओर के माउंटेन्स के शीर स्केल के आगे बौने पड़ गए थे। हमारे लंग्स भी छोटे फील हो रहे थे, पतली हवा में इनफ ऑक्सीजन लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। हाई एल्टीट्यूड्स पर हवा पतली थी, जिससे हर कदम एक चैलेंज बन गया था और हर सांस एक कॉन्शियस एफर्ट। सेक्शन 8 सफर का एंड, लगभग ग्रेट व्हाइट साउथ में आगमन। अंटार्कटिका पहुंचने के लिए हमें एक बोट लेनी पड़ी। साउथ पोल तक कोई सड़कें नहीं हैं। साउथ अमेरिका से तो कम से कम नहीं। हम एक मजबूत आइस स्ट्रेंथेंड वेसल पर सवार हुए। ड्रेक पैसेज हमारे सामने था। यह बहुत ही ज्यादा आरएफ पानी है, जहां अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस मिलते हैं। शिप बहुत हिली और डोली, बहुत ज्यादा। हमारे कई साथी पैसेंजर्स सीसिक हो गए थे। मैंने अपना ब्रेकफास्ट जैसे तैसे अंतर रखा, ज्यादा आतर तो, और फिर हमने उसे तीखा आइस। लेकिन यह आर्कटिक की आइस से अलग थी। यह अंटार्कटिक आइस थी, और भी बड़े स्केल पर। बड़े बड़े टेबुलर आइसबर्ग्स आसपास तैर रहे थे। बहुत बड़ी बड़ी आइस शेल्फ्स माइलों तक फैली हुई थीं। सेक्शन 9 घर वापसी। थोड़े बिठेले हुए एक ही प्लेनेट साइज्ड वॉक पर कुछ सोच विचार। लंबा सफर आखिरकार खत्म हो गया था। घर वापस जाने का समय था। घर पहले तो थोड़ा अजीब लगा। इतनी सारी हरी घास, इतने सारे पेड़, कितने सारे आम, रोजमर्रा के आराम, जैसे नरम बिस्तर और अनलिमिटेड गर्म पानी। ऐसी चीजें जिनके बारे में हमने महीनों सपने देखे थे। वापस एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगा। टेंट में न जागने की एथिड डालनी पड़ी, या इस बात की फिक्र न करना कि कौन सा जंगली जानवर मिलने आ सकता है। हमने सच में बहुत कुछ सीखा। जियोग्राफी, क्लाइमेट और कल्चर्स के बारे में, जिंदगी की गजब की एडेप्टेबिलिटी के बारे में, जानवरों की भी और इंसानों की भी। हमने अपने बारे में भी बहुत कुछ सीखा, अपनी लिमिट्स के बारे में और अपनी रेजिलियंस के बारे में। और जैसा मैंने पहले बताया था, सॉक्स, अच्छे सूखे सॉक्स की वाइटल इंपॉर्टेंस।